चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स थे हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं। ठीक है, डेटा सेंटर के बारे में बता दिया, लेयर्स बता दिए, स्टोरेज टेक्नोलॉजी बता दिया, सर्वर टेक्नोलॉजी बता दिया, नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा सा बताया। फिर मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन बताया, हाइपरवाइजर T1 T2 बताया। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है ये भी बताया मैंने। उसके बाद ओपन स्टैक की हिस्ट्री भी बताई थी, उसके बाद सॉफ्टवेयर रिलीज भी बताया था उसका। कम्युनिटी और एंटरप्राइज ओपन स्टैक के बीच में डिफरेंस बताया था। ठीक है, फिर ओपन स्टैक की कितनी सर्विसेज होती हैं वो भी मैंने बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने ओपन स्टैक के लैंडस्केप की भी बात करी है। फिर मैंने आपको स्टोरेज बताया कि स्टोरेज कैसे ओपन स्टैक से बाहर होता है, नेटवर्किंग कैसे ओपन स्टैक से बाहर होता है। ठीक है, फिर लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो क्लाउड है टेक्नोलॉजी उसका इम्पैक्ट कैसे है और कौन सी डोमेन में किधर क्या क्या चीज़ें एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लाउड के अलावा एडिशनल एक चीज़ बताया था सर्विस के बारे में, कि देखो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट सर्विसेज। तो लाइनेक्स के अंदर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसको प्रोवाइड करने के क्या मेथड होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास हमने वहीं पे खत्म की थी, तो वहीं पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ उसी पॉइंट के साथ कि जो सर्विस होती है। ठीक है, अगर आपको लाइनेक्स के अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, और स्पेशली मैं RHEL की बात कर रहा हूँ क्योंकि RHEL के जो अंदर जो पैकेज होते हैं ना वो RPM में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, लाइनेक्स के अंदर जनरली RPM सपोर्टेड होता है। तो ये जो RPM होता है इसमें आप क्या करते हो, ये इसको इंस्टॉल करते हो। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि जो भी इसमें डेफिनेशन लिखी होती है बेसिकली एक टेम्पलेट है, ये जस्ट एक टेम्पलेट होता है। आप जो भी इसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करते हो, कि आपको अगर नोड में कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ भी कॉपी करना है, कोई भी चीज़ को प्लेस करना है, तो आप इसको फॉलो करके एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन मेथड बन जाता है, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसे। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें क्या होता है, बैकएंड में आप इसकी एक सर्विस बना सकते हो जिसको कि हम डेमन बोलते हैं, डेमन सर्विस, डेमन सर्विस। और ये डेमन सर्विस क्या करता है, 24x7। ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हो इसको, जब कमांड लिखते हो ना, सिस्टम सी टी एल, ठीक है, एक होता है स्टेटस और फिर सर्विस का नाम। ठीक है, फिर लिखते हो सिस्टम सी टी एल स्टार्ट, फिर सर्विस का नाम। तो सर्विस का नाम कहाँ से आता है, जो आपके इस RPM में लिखा होता है कि आपने RPM किस सर्विस के उससे बनाई है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो सर्विस होती है जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो ये 24x7 चलती है। अब इसमें आपने जो भी RPM के टेम्पलेट में डिफाइन किया हुआ है, जो भी डेफिनेशन आपने दिया हुआ है, वो आपका वो इंश्योर करेगा कि वैसा होता रहे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं बात करूंगा माउंट की। अब माउंटिंग क्या होता है कि कोई फाइल सिस्टम है, ठीक है, फाइल सिस्टम, और इस फाइल सिस्टम को मैं माउंट करता हूँ। ठीक है, लोकल डायरेक्टरी के साथ, माउंट विद लोकल डायरेक्टरी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा लाइनेक्स बता रहा हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सिर्फ ओपन स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरली किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो लाइनेक्स के अंदर, तो क्यूबरनेटिस है, ओपन स्टैक है, कोई और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सब लाइनेक्स के अंदर जो है एक एनवायरनमेंट में जब आते हैं तो हम उस एनवायरनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? तो लेट्स से कि ये जो नहीं फाइल नहीं नहीं नहीं। सिस्टम, ये NFS है। ठीक है, NFS का मतलब क्या होता है कि जो स्टोरेज है, स्टोरेज प्लस फाइल सिस्टम, ये रिमोट पे है, मतलब कि कहीं बाहर है, दूर है, आपके नोड पे नहीं है, आपके VM पे नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप अपने यहाँ पे एक कमांड चलाते हो, माउंट -t, -t मतलब टाइप, यहाँ पे लिख दोगे NFS, फिर यहाँ पे लिख दोगे सोर्स कहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे लिख दोगे डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है। डेस्टिनेशन में आप लिखते हो अपनी लोकल डायरेक्टरी, लोकल डायरेक्टरी। ठीक है, लोकल डायरेक्टरी। तो लेट्स से कि मैंने बोला /var /log/example, तो ये मैंने एक डायरेक्टरी बनाया अपने नोड पे, varlog example। तो ये मेरा लोकल फोल्डर है। अब क्या होगा कि अगर मैं एक्सटर्नल NFS की माउंटिंग इसके साथ कर दूंगा, एक्सटर्नल की माउंटिंग लेट्स से कि है 10.10.10.10, ठीक है, 10.10.10 कॉलन, लेट्स से होम/ABC।
तो अभी क्या होगा कि जब आप अपने सिस्टम पे, जब आप ये माउंटिंग कमांड चलाओगे तो ये माउंट हो जाएगा। और जब आप df-kh करोगे, ठीक है, df-kh स्मॉल h और कैपिटल टी जब आप करते हो ना, टी कैपिटल टी जो आर्गुमेंट होता है, ये आपको फाइल सिस्टम भी प्रिंट करता है, फाइल सिस्टम का टाइप बताता है कि आपके सिस्टम में कितने फाइल सिस्टम माउंटेड हैं। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में एक जगह दिखेगा कि 10.10.10.10 समथिंग, ठीक है, यहाँ पे एक 10 और मिस कर दिया मैंने, कंप्लीट कर, कॉलन स्लैश होम स्लैश एबीसी। और ये आपके लोकल्स के साथ, जैसे मान लो यहाँ पे बताएगा फ्री परसेंटेज और स्टोरेज कितना है, साइज, तो यहाँ पे ये सब चीज आएगी और यहाँ पे लिखा होगा वैर लॉग एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी डेटा इस फोल्डर में डालते हो वेरलॉग एग्जाम्पल में, तो वो एक्चुअली में आपके लोकल पे सेव नहीं होता है। जब आप इसमें कोई भी डेटा सेव करते हो, तो वो आपके लोकल पे नहीं जाता है, वो सीधा जो है वो रिमोट पे जाता है, रिमोट स्टोरेज पे। तो आपने बेसिकली एक फाइल सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ अटैच कर दिया, जैसे पेन ड्राइव होती है, आप पेन ड्राइव लगाते हो अपने लैपटॉप में, एक फाइल सिस्टम पेन ड्राइव पे पहले से बना हुआ है, एक फिजिकल हार्डवेयर स्टोरेज पहले से है पेन ड्राइव का। आप उसको जैसे ही कनेक्ट करते हो, वो आपके सिस्टम से अटैच हो जाता है और उसके बाद आप अपना, आपको वो दिखने लगता है, फिर आप क्या करते हो, उसमें डेटा कॉपी करते हो। तो आप उसमें जो भी डेटा डालते हो वो आपके लैपटॉप के हार्ड डिस्क में नहीं जाता है, वो बेसिकली एक्सटर्नल ड्राइव में जाता है। तो सेम वे में यहाँ पे भी होता है, बट इसकी जो शेयरिंग है ना, वो नेटवर्क के थ्रू है। नेटवर्क मतलब कि यहाँ पे आईपी दिख रहा है आपको, तो ये आईपी से जब शेयर करते हो ना, तो इसको हम नेटवर्क फाइल सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो फाइल सिस्टम की माउंटिंग है, लेट्स से कि अब माउंट करने का तरीका क्या होता है कि आपने माउंट कमांड चलाई और आपका माउंट हो गया, आप उसको ऑपरेशनली यूज कर रहे हो, किसी कोई बंदा गया उसने अनमाउंट चला दी, अनमाउंट चलाते ही अब ये इस डायरेक्टरी में जो भी डेटा जाएगा वो लोकल पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये माउंटेड नहीं है, मतलब कि आपका डेटा बाहर नहीं जा रहा है, लोकल पे जा रहा है। आपको अपने लोकल जो हार्ड डिस्क है उसका स्पेस यूटिलाइजेशन 100% दिखने लगेगा थोड़ी देर में। तो आप बोलोगे यार ये कैसे हो रहा है, तो आपको पता चला कि माउंटिंग उड़ गई। तो आपने बोला यार माउंटिंग क्यों उड़ रही है, तो किसी ने बोला यार ये सिस्टम में रिबूट हुआ था, रिबूट होने के बाद ऑब्वियसली कमांड तो डायनेमिक है, ये डायनेमिक माउंटिंग होती है, ये डायनेमिक माउंटिंग होती है। इस माउंटिंग को आप करते हो, पर ये कभी भी वापस अनमाउंट कोई भी कर सकता है। तो ये वापस खुद से ऑटोमेटिकली माउंट नहीं होगा। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, रीबूट के अक्रॉस अगर मुझे इसे बचाना है, ठीक है, रीबूट से अगर बचाना है, तो आप इसको etc fs टैब फाइल में एंट्री कर दोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये etc fs टैब में एंट्री हो जाएगी, तो जब भी सिस्टम रीबूट होता है, तो वो क्या करता है, ये इस फाइल को पढ़ता है, etc fs टैब को, इसको ये पढ़ता है और पढ़ के इसके अंदर से जितने भी माउंट पॉइंट लिखे होते हैं सबको माउंट करता है, इंक्लूडिंग योर बूट वॉल्यूम, जो आपका जिससे आपका सिस्टम अप होता है वो भी वॉल्यूम को ये माउंट करता है। तो ये तो रीबूट में तो आपने बचा लिया, ठीक है, सिस्टम रीबूट हुआ, वापस आपकी माउंटिंग आ गई। लेकिन लेट से रन टाइम पे रीबूट भी नहीं हुआ और किसी ने अनमाउंट कर दिया, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वो रीबूट नहीं होगा तब तक वो एफएस टैब को पढ़ेगा नहीं। तो इस केस में इसको ऐसा, मेरे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी जो माउंटिंग है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रियल टाइम मॉनिटर, ठीक है। किसने ज्वाइन किया? ठीक है। तो देखो इस पे जो माउंटिंग हम चाहते हैं कि वो रियल टाइम हो मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। और अगर किसी भी रीजन से ये अनमाउंट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, अगर ये मान लो मेरा अनमाउंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली कोई इसको माउंटिंग कर सके बैकएंड में, मुझे नहीं पता, मैंने लॉगिन नहीं किया, पर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा हो जो बैकग्राउंड में चले और इसको माउंटिंग कर सके। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम डेमन डिफाइन करेंगे, सिस्टम डेमन। अब सिस्टम डेमन वही है जो मैंने आपको इधर समझाया था। एक ये ऐसा एक सर्विस होता है जो कि हमेशा चलता रहता है, सर्विस जो कि 24/7 चलता रहता है। और जब भी कुछ इशू आता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करता है, अगर नहीं कर पाता तो वो फेल हो जाता है। तो आप जब देखते हो कि कोई सर्विस को, जब आप सिस्टम सीटीएल स्टेटस से स्टार्ट करते हो, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। जब आप उसको स्टार्ट करते हो तो वो चलता रहता है, और अगर कोई इशू आता है तो वो खुद को फिक्स करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अगर वो फिक्स नहीं कर सकता तो फेल में चला जाता है। आप फिर जाते हो उस सर्विस को स्टार्ट करते हो।
या अगर एरर होगा तो वहां पे बता देगा क्या एरर है, तो आप उस एरर को ठीक करके दोबारा से स्टार्ट करते हो। तो ये एक मेथड होता है जिससे कि आप अपनी सर्विस को बैकग्राउंड में चला सकते हो एज अ प्रोसेस 24/7। तो ये एक अच्छा मेथड माना जाता है किसी भी सर्विस को देने का। तो ओपन स्टैक में भी देखो क्या होता है कि कुछ कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके अब आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, तो ओपन स्टैक की जितनी भी सर्विसेज हैं, अब ये सिर्फ ओपन स्टैक के लिए नहीं है, या एक्चुअली में ये प्रिंसिपल है जो हर चीज के लिए लागू होता है। बट ओपन स्टैक की रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो ओपन स्टैक में भी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि नोवा कंपोनेंट हो गया, ठीक है, नोवा में भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक कंपोनेंट का अपना एक आरपीएम होता है, हर एक कंपोनेंट का आरपीएम होता है। ऐसे ही सिंडर हो गया, सिंडर की भी सर्विसेज होती हैं, उसके भी अपने आरपीएम होते हैं। उन सभी आरपीएम्स को जब आप इंस्टॉल करते हो, तो जब आप ओपन स्टैक इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, ओपन स्टैक इंस्टॉल किया जाता है, बेसिकली आपके पास बाइनरीज होती हैं, ठीक है, बाइनरीज होती हैं। बाइनरीज का मतलब आरपीएम, आरपीएम होती हैं, मोस्टली आरपीएम्स होती हैं। इन आरपीएम्स को आप लेते हो और एक टेम्पलेट के थ्रू इसको इंस्टॉल करते हो, ठीक है, एक टेम्पलेट डिफाइन होता है, जो कि पहले जो कॉन्सेप्ट होता था वो एनसिबल का चलता था। एनसिबल के कॉन्सेप्ट पे काम करता था कि एनसिबल आपको पता है कि काम करता है मास्टर पपेट के कॉन्सेप्ट में। ये क्या करता है कि एक रेफरेंस सर्वर बनाता है, उस रेफरेंस सर्वर से जितनी भी चीजें होती हैं आप वहां पर सब टेम्पलेट डिफाइन कर देते हो, और उसके बाद वो ट्रिगर करते हो। जस्ट एक सिंगल ट्रिगर आता है यूजर के तरफ से, एक सिंगल ट्रिगर आएगा। ट्रिगर में आप अपनी वैल्यूज फिल करोगे, बेसिकली टेम्पलेट, और उसके बाद वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली सारी चीजों को इंस्टॉल कर देगा। तो अगर आप बोलते हो नो कि मैं नोवा सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप बोलते हो कि मैं सिंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे कि आपने सिलेक्ट किया, फिर आप मान लो ग्लैंस सिलेक्ट करोगे, करना तो सारा ही है आपको, जो मैंडेटरी है वो तो करोगे ही करोगे। तो ये सारी सर्विसेज को जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये टेम्पलेट क्या करता है कि ये उन आरपीएम्स को ढूंढता है और उन आरपीएम्स के बाद इनको इंस्टॉल करता है, बेसिकली इनको इंस्टॉल करता है, और इंस्टॉल करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर भी करता है कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है। कुछ पैरामीटर्स जो भी आप डिफाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगर करता है। तो ये एक इंस्टॉलेशन का मेथड होता है, और इसमें जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो बेसिकली आरपीएम मेथड से प्रोवाइड की जाती है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, इसलिए पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि ओपन स्टैक में जितनी भी सर्विसेज हैं वो किस तरीके से इंस्टॉल होती हैं और चलती हैं। तो वो मोस्टली आरपीएम मेथड से ही इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एक बड़ा ही एडवांसमेंट चला, ठीक है, ये जो मेथड होता है। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज़ क्लियरली बताया था कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इंस्टॉल प्लस रन। इंस्टॉल कर दिया, अब देखो इंस्टॉल में कॉन्फ़िगर भी इसी का पार्ट है, कॉन्फ़िगर भी इसी का ही पार्ट होता है, इंस्टॉलेशन का ही, कॉन्फ़िगर प्लस रन। एक होता है डायरेक्ट रन। इसमें क्या होता है कि ये डेडिकेटेड आपका इंस्टॉल होता है, डेडिकेटेड वे में इंस्टॉल होगा, प्रॉपर सारी रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, ठीक है, रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा डेडिकेटेड। और जब ये आप इसको स्टॉप करोगे ना, ये तब भी ये वापस पुरानी स्टेट से स्टार्ट हो सकता है। अगर मान लो आपने इसको स्टॉप किया कि अब मेरा काम हो गया, फिर आपने वापस स्टार्ट किया, तो ये आपको पुरानी चीजें भी वापस देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं आपके सिस्टम के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक मेथड होता है जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो बिना इंस्टॉल के डायरेक्टली रन होते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली डायनामिक रन टाइम कॉन्सेप्ट होता है कि आपको डायनामिकली रन टाइम पे जो भी चाहिए रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब सीपीयू, रैम, नेटवर्क, स्टोरेज, वो आपको मिलता है टेम्पररी। और जब आप इसको स्टॉप करते हो और उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो ये वापस रीसेट हो जाता है। तो इसमें आपको नो डेटा रिट्रीव, ठीक है, इसमें कोई डेटा रिट्रीव नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, डेटा रिट्रीव्ड, मतलब कि आप इसको पुरानी स्टेट में वापस ले सकते हो, यहाँ पे स्टेट रिस्टोर हो जाता है, और यहाँ पे स्टेट जो है वो लॉस हो जाता है। अब आप मतलब समझ रहे हो इसका कि अगर मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और अगर वो फुल इंस्टॉलेशन में है, मान लो इंस्टॉल प्लस रन है, तो आप उसको अगर बंद भी करोगे तो जब आप वापस स्टार्ट करोगे तो वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो पुराना डेटा है, आपने उस पर्टिकुलर सेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब कुछ स्टोर होगा और आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी रिस्टोर नहीं होता है क्योंकि ये रन टाइम पे चलता है। आपको रन टाइम पे रिसोर्स दिया गया, जैसे ही वो आपका काम खत्म हुआ, रिसोर्सेज वापस चली गई, स्टोरेज चला गया, नेटवर्क चला गया,
सीपीयू रैम चला गया, सब कुछ चला गया, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। और जब आप वापस इसको ऑन करोगे तो ये रीसेट होके पुरानी स्टेट में चला गया। तो ये जो दो मेथड होते हैं, दोनों में फायदे नुकसान अपने हैं। अभी तक हम जो आरपीएम की बात कर रहे थे वो इसको फॉलो करता है। मतलब आप इंस्टॉल करते हो आरपीएम को, फिर आप आरपीएम को रन करते हो, ठीक है, उसकी सर्विस को चलाते हो। तो ओपन स्टैक में जो ट्रेडिशनली जो मेथड बोला फॉलो किया जा रहा था तब से, वो क्या था कि आप इसको इंस्टॉल करते हो, ठीक है। इंस्टॉल बोलूँ तो कॉन्फ़िगर में कंसीडर करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि कॉन्फ़िगर नहीं बोला है मैंने, इंस्टॉल इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप उसको रन करते हो। तो यहाँ पे आप दो काम करते हो, इंस्टॉलेशन का टाइम लगता है आपको इंस्टॉल करने में, ठीक है। और इंस्टॉलेशन में गलतियां भी होती हैं, इंस्टॉलेशन में टाइम भी लगता है, इंस्टॉलेशन में इश्यूज भी आते हैं। उसके बाद जाके कहीं वो सॉफ्टवेयर रन होता है। जब वो रन होता है तो वो एक्चुअल काम करता है। लेकिन जब आप इस मेथड को फॉलो करते हो दूसरे वाले को, तो इसमें क्या होता है, ये सीधा रन होता है। अब अगर कोई चीज रन हो रही है, इसका मतलब है कि आपका इंस्टॉल का टाइम बच गया, इंस्टॉल पूरा ही बच गया। देखो आपका टाइम सेव हो गया, ठीक है। आपके इश्यूज खत्म हो गए, इश्यूज खत्म हो गए, अब कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, टाइम बचा, इशू बच गया। और उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि बहुत सारी सेविंग होती है, टाइम की हो गई, इशू की और भी। इमेजिन कर लो कि अगर मैं इंस्टॉल में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा तो क्या क्या चीज़ें मुझे फायदा होगा, ठीक है। तो ये मेथड बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डेटा सेव नहीं होता है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये एक्चुअली में ये कंटेनर का कॉन्सेप्ट है, ये कंटेनर का कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है कि क्यूबरनेटिस एक मैनेजर होता है, ऑर्केस्ट्रेटर होता है जो कि कंटेनर्स को चलाता है, ठीक है। कोर में कंटेनर होते हैं, ऊपर जो है वो क्यूबरनेटिस एक मैनेजर का काम करता है, रोल प्ले करता है। तो क्यूबरनेटिस की जो भी कंपोनेंट सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली इस कंटेनर को कंट्रोल करते हैं, कैसे चलाना है, कब बंद करना है, कैसे बढ़ाना है घटाना है, रन टाइम पे कैसे चीजें चेक करनी है, डिप्लॉय कंटेनर को कैसे करना है, वो सब कुछ क्यूबरनेटिस करता है। तो ये जो कंटेनर का जो कॉन्सेप्ट है ये रन टाइम वाला कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को ओपन स्टैक ने भी फॉलो किया है। ओपन स्टैक ने कहा कि हम पहले क्या करते थे, देखो अब ओपन स्टैक में क्या होता था कि मैं अगर बात करूं, ओपन स्टैक है ये मेरा, ठीक है। अब ये देखो ये बहुत मतलब डीप कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप समझोगे तो आपको पता है बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो दो मेथड हो गए अब, ठीक है। एक होता था आपका आरपीएम इंस्टॉल प्लस रन, जो मैंने आपको अभी समझाया, सर्विस वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है। दूसरा होता है रन, और ये जो रन वाला कॉन्सेप्ट होता है इसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन, कंटेनराइजेशन। अब ये जो मेथड है ना भाई, ये है बहुत ही ज्यादा सुपर हिट। क्यों? क्योंकि ये सारी बड़ी जो प्रॉब्लम है इंस्टॉल वाली वो खत्म कर देता है। मतलब जो लोग कभी जाते हैं ओपन स्टैक डिप्लॉय करने या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, सबसे पहला जो पेन पॉइंट होता है उसको इंस्टॉल करना, ठीक है। इश्यूज आते हैं इंस्टॉलेशन में, टाइम बहुत लगता है, कई बार प्रोजेक्ट बहुत लंबा चला जाता है। तो आप अगर रन टाइम पे ये सोच रहे हो कि आपने चुटकी बजाई और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होने लगा, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पाती थी इस मेथड में, ये ट्रेडिशनल मेथड में। तो तब ये कॉन्सेप्ट आया कंटेनराइजेशन का। कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट छोटा सा क्विकली बता देता हूँ, इवन दो ये इसका पार्ट नहीं है, बट जरूरी है समझना। देखो मैंने आपको जो लेयर्स बताई हैं, ठीक है, 1 2 3, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये होता है हार्डवेयर, इसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आपका होता है ओएस पैचिंग, ठीक है, ओएस पैचिंग। इसके बाद आपका होता है ऐप डिपेंडेंसी, और फिर आपका होता है फाइनली एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन चलाते हो। तो ये जो था हार्डवेयर, आपको बताया मैंने कि ये वर्चुअलाइजेशन में हट गया। वर्चुअलाइजेशन ने क्या कहा कि आप हार्डवेयर को वर्चुअल हार्डवेयर बना के वीएम बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बन गया आपका वीएम, इसको आपने बोला वर्चुअल मशीन। अब आप वीएम में देख रहे हो कि कोई भी हार्डवेयर फिजिकली नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हार्डवेयर नहीं है। मतलब ये कि हार्डवेयर आपके कंट्रोल के बाहर चला गया, अब ये किसी और के पास आ गया, जिसको हम क्लाउड प्रोवाइडर बोलेंगे। और क्लाउड में इस टेक्नोलॉजी को या इस सर्विस को क्या नाम दिया गया है? इंफ्रा एज ए सर्विस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बना लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखो क्या बोला कि ये जो वीएम मॉडल है इसमें आप ओएस करते हो, ओएस पैचिंग करते हो, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी और ऐप।
ये जो ऐप और ऐप डिपेंडेंसी है ना, ये मेन कोर फंक्शन है आपका। आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो ऐप और ऐप डिपेंडेंसी है। ओएस और ओएस पैचिंग एक ऐसा अनवांटेड सेक्शन है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को आपको जरूरी, अब ओएस को देखो इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, फिर उसको कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्फ़िगर में भी टाइम लगेगा, तब आप अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद आप ऐप इंस्टॉल करोगे। तो कहा यह गया कि यार इतना जो हम यहाँ जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इन दो चीजों में, इसको भी कुछ बेटर कर सकते हैं क्या? तो इसको बेटर करने के लिए क्या किया गया कि आप यहाँ से जो दो लेयर्स हैं इनको अलग कट कर दो, ठीक है। और इसको नाम दिया गया माइक्रो सर्विस। इसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्विस, या फिर आप इसको कहते हो कंटेनर्स। अब कंटेनर्स की जो टेक्नोलॉजी है, इस प्रोसेस को कंटेनराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल देखो इंग्लिश का प्ले है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली नहीं बात है। कंटेनर प्रोडक्ट है और कंटेनराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप उस प्रोडक्ट को बनाते हो। तो कंटेनर्स यहाँ पे आपके बने इस टेक्नोलॉजी में। अब हो क्या रहा है, इस टेक्नोलॉजी में होता ये है कि जो आपका जो हार्डवेयर है वो आपके हाथ से बाहर चला गया, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बना दिया, ऐसे नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से देते हैं, हाँ। इस टेक्नोलॉजी में जब अगर आप देखते हो तो आपका हार्डवेयर भी गया, आपका ओएस भी गया, दोनों आपके कंट्रोल से बाहर चला गया। अब देखो यही दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा टाइम खाते हैं किसी के भी, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? हार्डवेयर को खरीद के लगाने में और उसको पावर ऑन करने में। फिर दूसरा टप सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? उसके ऊपर ओएस डालने में, ओएस की कॉन्फ़िगरेशन करने में। ओएस कॉन्फ़िगरेशन आसान काम नहीं होता है। ओएस में आईपी डालना, ओएस में स्टोरेज को कनेक्ट करना, फाइल सिस्टम बनाना, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ करना जो ओएस लेवल पे होता है। तो ये सारे जो एफर्ट्स थे, जो आपका जो टाइम लगता था वो कहाँ जाता था? वो सारा का सारा टाइम जो है वो इन चीजों में जाता था, इन रिसोर्सेज में, इनके अंदर, हार्डवेयर और ओएस में। तो इसके अंदर क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि हम एक काम करते हैं, ये हमने लिया हार्डवेयर, ठीक है, इसके ऊपर हमने डाला ओएस, ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूँ लेयर 1, इसको मैं लिखता हूँ लेयर 2 एंड 3, ओएस प्लस पैचिंग। तो ओएस एंड पैचिंग ये दोनों एक जगह रखो, और इसको आप एक बना दो प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को आप क्या कहते हो? इसको आप बोलते हो कंटेनर एज ए सर्विस, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली कंटेनर्स के बात टर्म्स में बात करता हूँ तो हम उससे कैश बोलते हैं, बट अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूँ तो इसे हम पैस बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे? इसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन लोगे। एप्लीकेशन में क्या था? लेयर 4 एंड लेयर 5। तो ये हो जाएगा आपका ऐप डिपेंडेंसी, और यहाँ पे हो जाएगा ऐप। ऐसे ही आप इसके ऊपर एक और कंटेनर चला सकते हो, उस कंटेनर की भी लेयर 4 एंड लेयर 5 होगी। तो ये होगा आपका ऐप डिपेंडेंसी एंड देन आपका फाइनल एप्लीकेशन। अब आप ये भी पूछ बोल सकते हो मेरे को कि जब आप इतना एडवांसमेंट कर ही रहे हो तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऐप डिपेंडेंसी को भी कॉमन कर सके? तो देखो ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है जो ऐप को कॉमन कर सके। क्यों? क्योंकि जो ऐप और ऐप डिपेंडेंसी होती है हाईली टाइटली कपल्ड होता है। ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। अब अगर मान लो आपके एप्लीकेशन को जावा चाहिए तो जरूरी थोड़ी कि दूसरे एप्लीकेशन को भी जावा चाहिए। हाँ, आप मान सकते हो कि चलो सब किसी न किसी को जावा की जरूरत होगी तो आप एक कॉमन लेके इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये एजम्पशन आपकी एक जगह वैलिड हो सकती है, सब जगह वैलिड नहीं होगी। तो इसलिए जो ऐप डिपेंडेंसी होती है वो ऐप स्पेसिफिक होता है, तो इस चीज को आप तोड़ नहीं सकते। लेयर 4 और लेयर 5 को आप ब्रेक नहीं कर सकते। आपने कहाँ ब्रेक किया? आपने लेयर 1 को ब्रेक किया था, फिर आपने लेयर 2 एंड 3 को ब्रेक किया, और इसको आप एक जगह ले गए, इसको आपने बोला प्रोवाइडर। तो ये हो गया आपका क्लाउड प्रोवाइडर। इसको आप बोलोगे क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो ये आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इस मॉडल में जो आपका कंटेनर चल रहा है, ये जो कंटेनर होता है, ये जिसको हम बोलते हैं कंटेनर्स, ये क्या करता है कि जब ये रन करता है तो ये इस ओएस के ऊपर चलता है, ठीक है, यहाँ पे चलता है। ये जो चलता है तो ये इसके ऊपर कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो किसी भी एक सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अगर ये सर्विस ए है और ये सर्विस बी है, तो सर्विस ए को क्या दिख रहा है कि 4 और 5 तो वो है, लेकिन 1 2 एंड 3 उसको नीचे से कोई दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। मतलब अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है 1 2 3 को स्टैब्लिश करने के लिए, लगाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म उसको दे रहा है। ऐसी प्लेटफॉर्म अगर सर्विस बी देखेगा तो सर्विस बी को क्या दिखेगा कि 4 एंड 5 यहाँ है, तो इसका स्टैक देखो यहाँ से पूरा हुआ। तो मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ, देखो यहाँ से ये इसका स्टैक पूरा हुआ। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इसका भी स्टैक पूरा हो रहा है दूसरे वाले का, इसका देखोगे तो इसका भी स्टैक पूरा हो रहा है। तो जब ये ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू,
तो टॉप व्यू में क्या दिखता है इसको कि ये 1 2 3 4 5 है। ये जब बी देखता है तो इसको भी 1 2 3 4 5 दिखता है, लेकिन ये जो 1 2 3 है ये कॉमन है, ये दोनों के लिए कॉमन है। अब अगर ये दोनों के लिए कॉमन है तो कहीं ना कहीं कुछ तरीका निकाला गया होगा जो इनको इस तरीके से सेपरेट कर सके कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली आइसोलेट हो पाए। क्योंकि अगर मैंने आपको शुरू में एक चीज बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि आपका जो नॉर्मल मोबाइल होता है, ठीक है, अगर नॉर्मल मोबाइल का हार्डवेयर है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर मान लो एंड्रॉयड डला हुआ है, एंड्रॉयड, तो इस पे मान लो मैं एक ऐप डालता हूँ, ये दो ऐप डाले मैंने, ऐप 1 और ऐप 2, ठीक है, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट। तो ये जो ऐप 1 है और ये ऐप 2, ये किसके पास जाता है, ये मैनेजर होता है आपका, मैनेजर कंट्रोलर। आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, चाहे ऐप 1 है ऐप 2 को, वो कौन देगा, एंड्रॉयड देगा, ये ओएस देगा, ठीक है, ये ओएस है, ये देगा। तो इसकी मर्जी है कि ये किसको रिसोर्स दे ना दे। इस केस में अगर आप देखोगे तो जो हार्डवेयर की रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो एंड्रॉयड के ओएस के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, और वो चाहे तो किसी को दे रिसोर्स, चाहे तो ना दे। इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, इसमें कोई क्या कहते हैं, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर ऐप 1 ने सारी रिसोर्सेज ले लिया तो ऐप 2 को कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट था ये इंटरप्राइज लेवल के लिए, एंटरप्राइज लेवल पे ये फ्लॉप था। एंटरप्राइज लेवल में ऐसा सोल्यूशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फिर ये, तो ये एग्जांपल किसका है, ये पैस का ही तो एग्जांपल है, PaaS, पैस। क्यों, एंड्रॉइड इज अ प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड इज ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपने ऐप्स चलाते हो। तो ये पैस का एग्जांपल है, बट ये जो पैस वाला एग्जांपल है ये एंटरप्राइज लेवल को पसंद नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, ऐप्स को पसंद नहीं आया, ठीक है, ऐप्स के लिए कोई प्राइवेसी नहीं है, रिसोर्स का आइसोलेशन नहीं है। अब कोई ये चाहता है, ऐप 1 चाहता है कि जो रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर रहा है ऐप 2 को पता भी ना चले कि वो कौन सा, वो भी नहीं है, ठीक है। फिर जो आपकी जो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वो प्रॉपर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ऐप 1 ने सारी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है तो ऐप 2 के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए ये मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फिर कौन सा मॉडल आया, चाहिए हमें कुछ इस टाइप का ही, लेकिन फिर इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए फिर आपका आया कंटेनर का कॉन्सेप्ट। कंटेनर क्या कहता है कि ये हार्डवेयर है आपका, इस हार्डवेयर के ऊपर आप एक ओएस चलाते हो, ठीक है, प्लस पैचिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। अब इसके ऊपर आप एक एप्लीकेशन चलाते हो जिसको आप बोलते हो माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विस, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली लेयर 4 एंड लेयर 5। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही था। अगर आप इसको भी ब्रेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको लेयर 4 एंड लेयर 5 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो, दिस इज 1, दिस इज 2 + 3, एंड दिस इज 4 5। यहाँ देखोगे तो ये भी 4 एंड 5 है। यार कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। आप भले ही टेक्नोलॉजी बदल सकते हो बट आप कॉन्सेप्ट को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे देखो 4 5 और 4 5 है, लेकिन यहाँ पे जो मेथड है, जो रिसोर्सेज को सिलेक्शन का जो मेथड है, वो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है, ये जो ओएस है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ भी काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कंटेनर सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर। अब ये क्या करेगा, ये गेम बदल देगा। अब गेम कैसे चेंज होगा, ये जो 4 एंड 5 यहाँ पर आएगा और ये जो 4 एंड 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका जस्ट टू रिप्रेजेंट। अब इसका जो 4 एंड 5 है, जब ये यहाँ आता है तो अब ओएस क्या करेगा, अब ओएस इसको कहेगा कि लो तुम डायरेक्टली हार्डवेयर पे चले जाओ, एक चैनल ले लो, डायरेक्ट चैनल। ये जब आएगा तो ये बोलेगा कि इसके लिए क्या करना है, तो ये कहेगा एक काम करो, तुमको कंप्लीट होना है तो तुम एक अलग चैनल ले लो। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो चैनल है, ठीक है, और यहाँ जो चैनल है, बोथ आर डिफरेंट। अब यहाँ पे जो हार्डवेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, वो हो गई अलग। इस वाले मेथड में अगर आप देखते तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज आती थी, ये आता था पहले इसके पास, ये आता था इसके पास, और फिर ये अपने से रूट बना के सिंगल रूट बनाता था और यहाँ से रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंट्रोल करने वाला ओएस था। इस वाले मॉडल में कंट्रोल ओएस के पास नहीं है,
ओएस एक रास्ता बना के दे देता है हार्डवेयर रिसोर्सेज का और कहता है कि आपको जो करना है करो। आपके पास एक चैनल है। तो अब आप यहाँ देखोगे तो कंटेनर्स टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप कंटेनर टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो फायदा क्या है? प्राइवेसी, पूरी प्राइवेसी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी है कि आपको अलग से चैनल मिल रहा है, दूसरे को पता ही नहीं है दूसरे कंटेनर को कि आप क्या यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद रिसोर्स आइसोलेशन, जिस सीपीयू को आप यूज कर रहे हो आप उसको लॉक कर सकते हो कि वो सीपीयू कोई दूसरा यूज ना करे। तो आपको आइसोलेशन मिल गया। रिसोर्स यूटिलाइजेशन परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है? क्योंकि वन के इस्तेमाल करने से टू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन का अलग कोटा है, टू का अलग कोटा है, दोनों अपने कोटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी खामी क्या है? जो मैंने आपको पीछे बताया था कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खामी क्या होती है कि ये रन टाइम टेक्नोलॉजी है। रन टाइम का मतलब कि ये जब तक चलेगा चलेगा, जैसे ही बंद होगा ये वापस पूल में चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको डायग्राम, तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है जब आप प्लेटफॉर्म वाले मेथड में आते थे तो ये जो ऐप इंस्टॉल होता था, यहाँ पे आपका ऐप इंस्टॉल होता था, इंस्टॉल प्लस रन। तो ये परमानेंट रहता है आपकी मेमोरी में जब तक कि आप उसको रिमूव ना करो। इस वाले टेक्नोलॉजी में क्या होता है? ये होता है ओनली रन, ओनली रन। मतलब ये कि ये सीधा रन होगा, इसमें कोई इंस्टॉल नहीं होता है। तो जैसे ही ये वापस स्टॉप होगा तो ये रिलीज हो जाता है, स्टॉप होते ही ये रिलीज हो जाता है। तो मतलब ये कि जैसे ये कंटेनर बंद होगा, इसने जो भी सीपीयू रैम स्टोरेज नेटवर्क को यूज किया था सब वापस पूल में चला जाएगा। ये अब ये कंटेनर खत्म, अब दूसरा कंटेनर आएगा। वो दूसरे कंटेनर को नहीं पता पिछले कंटेनर ने क्या किया था, उसके पास कोई डेटा नहीं है। तो ये एक चैलेंज था क्यूबरनेटिस मतलब कंटेनर्स का, जिसको क्यूबरनेटिस ने फिक्स किया। पर मैं हम क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ रहे तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको समझाने का रीजन यही था कि आज की डेट में ओपन स्टैक जो है कंटेनराइजेशन को भी सपोर्ट करता है। तो कंटेनराइजेशन को सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी सर्विसेज इंस्टॉल करते हो ओपन स्टैक के अंदर, ठीक है, तो आप मान लो कि ओपन स्टैक की सर्विस है, ये हो गया मेरा ओपन स्टैक, ठीक है। अब इसकी सर्विस है फॉर एग्जांपल सेंडर, इसकी एक सर्विस है नोवा। तो नोवा को इंस्टॉल करने का, इसको इंस्टॉल करने के अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? इंस्टॉल प्लस रन, इंस्टॉल प्लस रन। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आरपीएम वाले मेथड को फॉलो करोगे, आरपीएम इंस्टॉल करोगे और रन प्लस वो करोगे, ठीक है। एक सेकेंड एक्सटेंड करूं कॉल को, ये कॉल जो है वो, एक मिनट यार स्क्रीन ब्लैक हो रही है। हाँ, तो ये जो मेथड है इसमें क्या होता है? इंस्टॉल प्लस रन, रन। तो जब ये रन होता है उससे पहले आप इंस्टॉल करते हो तो ये डेडिकेटेड मेथड है, ठीक है। जो दूसरा मेथड है जिसमें सिर्फ रन होता है, तो ये होता है आपका कंटेनर्स का मेथड। तो ओपन स्टैक कंटेनराइजेशन को सपोर्ट करता है। तो आज की डेट में जो सर्विसेज होती हैं वो सीधा रन होती हैं, इंस्टॉल नहीं होती हैं। मतलब ये कि पहले से आपकी उसके कंटेनर इमेजेस बनी पड़ी हुई हैं, और जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो और वहां पे सीधा जब आप ओपन करते हो तो वो रन करता है। तो नोवा सीधा रन करेगा, इंस्टॉल नहीं होगा, रन करेगा। तो इसका फायदा क्या है कि जो ओपन स्टैक की डिप्लॉयमेंट है वो एरर फ्री हो गई। अब जो डिप्लॉयमेंट है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है? देखो एडवांटेज ये है कि जो डिप्लॉयमेंट है वो एरर फ्री हो गई, अब कोई गलती का चांस नहीं है। ठीक है, आप इंस्टॉल कर रहे हो आरपीएम, कोई बाइनरी की डिपेंडेंसी आ गई, आप अटक गए, आप ढूंढ रहे हो क्या सोल्यूशन है, तो अब आपको इंस्टॉल करना ही नहीं है। तो आपका एरर फ्री हो गया, फास्टर हो गया, अब आपको टाइम ही नहीं लगा। आप जैसे ही पैकेज को खोलोगे आपका सिस्टम अप एंड रनिंग है, तो फास्टर भी हो गया। फिर तो आपको पता ही है बाकी सब एडवांटेज कि जब अगर इतना है तो आपको इजी होता है डिप्लॉय करना, कस्टमर के लिए आसान होता है कि कोई भी स्केल आउट करना, और बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो ओपन स्टैक आज की डेट में कंटेनराइजेशन सपोर्ट करता है अपनी खुद की सर्विसेज के लिए। तो ओपन स्टैक सपोर्ट, ठीक है, ओपन स्टैक सपोर्ट कंटेनराइजेशन। पर किसका? कंटेनराइजेशन ऑफ इट्स ओन सर्विसेज, खुद की सर्विसेज को वो कंटेनराइजेशन में सपोर्ट करता है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा।
रिमाइंडर आ रहा है शायद, I think, है ना? हम्म, वो रिमाइंडर है ना कॉल फिनिश होने का। करता हूँ भाई, जल्दी जल्दी कोशिश अच्छा। करता हूँ। ये भी एक समस्या है। तो देखो, ठीक है, ठीक है, नहीं बराबर। कंटेनराइजेशन ऑफ इट्स ओन अ, सर्विसेज। हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं, नहीं, कुछ नहीं करो, प्लीज कंटिन्यू। ठीक। तो देखो, ओपन स्टैक आज की डेट में अपनी सर्विसेज को कंटेनर मेथड के थ्रू डिप्लॉय करता है, जो कि बहुत फास्टर मेथड है। ठीक है। अब आपको उतनी झंझट नहीं लेनी पड़ती है कि इंस्टॉल करूंगा, आरपीएम इंस्टॉल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। इसको आसान बना दिया गया है। तो इसके साथ साथ ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पूरा करता हूँ, जिसमें मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आपको ये समझाना कि ओपन स्टैक जो है उसके जितने भी कंपोनेंट्स या सर्विसेज हैं, वो किस तरीके से डिलीवर होते हैं हमको। ठीक है, हम जब उसको यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये जो आप इंस्टॉल वाला मेथड देख रहे हो, ये आपको बहुत पहले मिलता था। आज की डेट में ओपन स्टैक की जितने भी रिलीजेस आते हैं वो सब बाय डिफॉल्ट कंटेनर सपोर्ट करते हैं। मतलब ये कि अब जरूरत नहीं है कि आप बोलो कि मुझे पीछे वाले मोड में जाना है और मुझे इंस्टॉल प्लस रन करना है, नहीं। इंस्टॉल प्लस रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब वो कंटेनर मेथड पे चलता है। अब इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज पे मत जाना कि नहीं इसका तो डिसएडवांटेज है। ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेज होगा जिसको कि ओपन स्टैक ने ओवरकम कर लिया है, इसलिए आज की डेट में आपको बाय डिफॉल्ट कंटेनर मेथड मिलता है सर्विसेज का। तो ओपन स्टैक की सारी सर्विसेज कंटेनर पे चलती हैं। अब इसके साथ हम आते हैं एक मेन टॉपिक पे। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है तो आज पहले उसको कवर करते हैं। तो देखो, ओपन स्टैक को यूज करना वो समझ लेते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, ओपन स्टैक पे कंज्यूमर जो है वो क्या करता है। ओपन स्टैक में जो वर्चुअल मशीन होती हैं, ठीक है, एक टर्म याद कर लो, वर्चुअल मशीन जो होती है ओपन स्टैक के अंदर, उसको बोला जाता है इंस्टेंस। अब इंस्टेंस का जो इंग्लिश का मीनिंग होता है हिंदी में, वो होता है एक छोटा सा पल। तो ओपन स्टैक की नज़र में ये जो वीएम है एक छोटा सा पल है, कुछ समय के लिए। आप उसको ऑन करते हो, क्रिएट करते हो, उसके बाद वो चलता है, रीबूट होता है, पावर ऑफ पावर ऑन उसका एक पार्ट है, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिलीट हो जाता है। तो मतलब ये कि वीएम्स की होती है एक लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। और जो शुरू होता है इंस्टेंशिएट। इंस्टेंशिएट मतलब जब आप पहली बार इस वीएम को क्रिएट करते हो। इसके बाद फिर वो रन करेगा। रन के बाद आप उसको ऑपरेशनली स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप उसको हील भी कर सकते हो, मान लो वीएम में कोई इशू आ गया तो उसको ठीक करोगे। स्टेजेस है ये बेसिकली। और उसके बाद फिर आपका ये होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका जो ओपन स्टैक वीएम है ये खत्म हो जाता है। तो इसकी जो लाइफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है। ठीक है, ये वीएम की लाइफ है ओपन स्टैक के अंदर। इसको इंस्टेंस बोला जाता है ओपन स्टैक की नज़र में। ठीक है। अब हमको जो समझना है कि हम ओपन स्टैक के ऊपर क्या क्या करते हैं, तो ओपन स्टैक के ऊपर हम वीएम लॉन्च करते हैं। ठीक है। वीएम लॉन्च के अपने प्री रिक्विजिट होते हैं कि वीएम को लॉन्च करना है तो आपको कुछ चीज़ें। दूसरा ये होता है कि जो ये वीएम लॉन्चिंग है ना, इसको हम ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट वीएम लॉन्चिंग। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक आदमी जाए और जाके वीएम को क्रिएट करने में टाइम वेस्ट करे, 1 घंटा लगाए वीएम को लॉन्च करने में। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ। ऑटोमेट का मतलब है कि एक कोई दूसरा सर्वर होगा जो बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजर का रोल प्ले करेगा। लाइफ साइकिल मैनेजर। लाइफ साइकिल मैनेजर। वो मैनेजर क्या करेगा, वो कमांड देगा। ठीक है, तो एलसीएम होगा। वो क्या करेगा, कमांड देगा, और उसके बाद ये इंस्टेंस को मैनेज करेगा। इंस्टेंस की जो लाइफ है उसको मैनेज करेगा। कब टर्मिनेट करना है, कब इंस्टेंशिएट करना है, कब स्केल डाउन करना है, स्केल अप करना है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं लाइफ के अंदर, वो सब कुछ को ये एक्सटर्नल लाइफ साइकिल मैनेजर कंट्रोल करता है बाहर से। ओपन स्टैक नहीं देता है। देखो, ओपन स्टैक आपको कोई लाइफ साइकिल मैनेजर नहीं देता है वीएम के लिए। वो आपको एक इंटरफेस देता है, जिस इंटरफेस के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। तो आपका जो लाइफ साइकिल मैनेजर है वो बाहर सिट करेगा ओपन स्टैक के एनवायरनमेंट के। और उसके बाद आप वहां से कमांड्स दोगे, कमांड के थ्रू आप वीएम को मैनेज करते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा ओपन स्टैक का। आपको पता है कि वीएम लॉन्चिंग का प्रोसेस क्या है ओपन स्टैक में? आप तीनों में से किसी को पता है कि वीएम कैसे क्रिएट करते हैं ओपन स्टैक में? विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर, कृष्णा भाई। अरे नहीं नहीं, वो हाइपरवाइजर,
जो अलग चीज लास्ट है। है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओपन स्टैक में वीएम लॉन्च करना आता है? अगर मैं बोलूँ कि ओपन स्टैक है लो और इसमें से वीएम लॉन्च करके दो मुझे, तो कर सकते हो? नहीं, वो लैब पर्पस पे कमांड पता नहीं कृष्णा भाई, ठीक है। पता नहीं। देखो ओपन सॉरी। स्टैक पे अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि आई थिंक टाइम खत्म होने वाला है, हो सकता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो जिससे पहले कि कॉल डिस्कनेक्ट हो, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। देखो, ओपन स्टैक पे वीएम लॉन्च करना, ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। ओपन स्टैक वीएम लॉन्च, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओपन स्टैक पे वीएम को ऑटोमेट करना। वीएम लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करना, कि कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। जब मैं ऑटोमेट बोलता हूँ ना, तो मैं एक्सटर्नल लाइफ साइकिल मैनेजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि एक्सटर्नल एलसीएम जो है वो कैसे ओपन स्टैक की इंटरफेस पे कनेक्ट करके अपने वीएम्स को मैनेज कर सकता है। और फिर मैं आपको बात करूंगा कि ओपन स्टैक के कॉल फ्लो की इंटरनल कॉल फ्लो, ओपन स्टैक इंटरनल कॉल फ्लो, जिसमें हम बात करेंगे कि जब आप वीएम लॉन्च करते हो तो एक्चुअली में बैकएंड में क्या होता है। क्योंकि आप तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लिक करते हो। जैसे आप एडब्ल्यूएस में गए, अभी आप किसी भी पब्लिक क्लाउड में गए, आपने सारी चीजें सिलेक्ट करी, आपने क्लिक करा और थोड़ी देर में आपके सामने वीएम बन के आ गई। लेकिन इंटरनली वो किस किस कंपोनेंट को कॉल करता है, कैसे वो वीएम को लॉन्च करता है, क्या क्या सर्विसेज उसमें इंटरेक्ट करती हैं आपस में, ये तीन चीजें हम कवर करेंगे। तो 1, 2 एंड 3 ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम कल कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ओपन स्टैक के डिप्लॉयमेंट मॉडल की। डिप्लॉयमेंट मॉडल के बाद हम बात करेंगे एचसी मानो का जो फ्रेमवर्क है टेलीकॉम के लिए। और फिर उसके बाद हम करेंगे डिप्लॉयमेंट, एक लैब डिप्लॉय करके देखेंगे। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। आपके पास अगर लैब में रिसोर्सेज है तो आप उसको आप अपने लैपटॉप पे या कहीं भी ट्राई कर सकते हो। तो आप एक ओपन स्टैक बना सकते हो। बेसिकली हम डेव स्टैक की बात करेंगे। तो अब जो हम क्लासेस में कवर करने वाले हैं, एक तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे, ओपन स्टैक डिप्लॉय, ठीक है। ये आपका उसके नेक्स्ट क्लास में होगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है ओपन स्टैक की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट कवर हो जाएगा, देन हम बात करेंगे इत्सी मानो फ्रेमवर्क। इत्सी मानो फ्रेमवर्क टेलीकॉम के लिए, ये टेलीकॉम हाँ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है, ठीक है। फिर हम डेव कृष्णा स्टैक भाई, की बात करेंगे। जब हम हाँ हाँ, बताओ। मैं पूछ रहा था ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट में हम मतलब बेसिक कमांड भी कवर करेंगे क्या, मतलब इसमें? ये थोड़ा सा पूछना था मुझे। बेसिक कमांड एकदम, बेसिक कमांड नहीं, हम ये वो कवर प्रोसेस करें। कवर करेंगे। प्रोसेस कवर करेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। मतलब मैं इंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, ठीक है। हम्म। देखो, आज की डेट में डिप्लॉयमेंट जो है तो ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक मतलब आपको एक टेम्पलेट फिल करना होता है और उसके बाद आप बैठ जाओ, आपका इंस्टॉलेशन हाँ अपने आप हो हाँ। जाएगा। पर उस अंदर वो बैकग्राउंड में क्या जिस करता है वो हम चीज डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इंस्टॉल करता है, ठीक है। डेव स्टैक को जब आप डिप्लॉय करोगे तो ये स्टैंड अलोन होता है। ये बेसिकली एक स्टैंड अलोन होता है। ये आप लैब पर्पस के लिए यूज करते हो कि एक सिंगल इंस्टेंस के ऊपर आप अपना ओपन स्टैक इंस्टॉल करके देखते हो। तो ये आपको एक्सपीरियंस देगा ओपन स्टैक को, अगर आपको चलाना है तो वो आप देख सकते हो। लेकिन एक जो फुल फ्लैज ओपन स्टैक होता है जो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, वो आप डिप्लॉय नहीं कर पाओगे अपने लैपटॉप के ऊपर। वो तो आपको कहीं ना किसी प्रोजेक्ट में ही पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लॉय कैसे होता है वो, सो दैट अगर आप नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में बैठे हो तो आप आंसर कर सकते हो कि ओपन स्टैक डिप्लॉय कैसे होता है प्रोडक्शन में। क्योंकि ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा 100% कि ओपन स्टैक डिप्लॉय कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है ओपन स्टैक के अंदर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वो मैं कवर करूंगा ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे आगे आने वाली 3 या 4 क्लासेस में, और उसके बाद हमारा ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछता रहे, ठीक है। आज नहीं तो आप अपना जब ऑफलाइन पढ़ते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आते हो तब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक दिन हम 10-20 मिनट का रिव्यू सेशन रख लेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आपके में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है कि आप लोगों के पास ऑप्शन है सवाल पूछने का, दूसरे लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो उसको आप जरूर इस मतलब फायदा उठाओ कि आप सवाल पूछो, ठीक है। इसके साथ हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।